प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ से तत्काल पेंशन बढ़ाने की मांग की है। इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए शुरू से अंत तक ये वीडियो और नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जो बुल्डाना आए थे तो उन्होंने EPS 95 पेंशनरों के साथ सभा की थी और कमांडर अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने उन्हें पेंशनरों की समस्याएं विस्तार से बताई थी और पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। फिर औरंगाबाद में NAC के पेंशनरों ने उनका घेराव किया था और नारेबाजी भी की थी, जहां उन्होंने बताया था कि आपका काम हो रहा है। इसी तरह वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का बारामती के इंदापुर और राहू में घेराव कर अपनी मांगें पेंशनरों ने रखी थी। दोनों मंत्रियों ने वायदे किए थे उस पर टाल मटोल ना हो और साथ ही इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी रहे और इस पर तत्काल कार्रवाई हो। इसलिए NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर EPFO को पत्र भेजकर याद दिलाया है। पत्र में मांग की गई है कि EPS 95 पेंशनरों को वरिष्ठ नागरिक होने के नाते सामाजिक न्याय दिया जाए। EPS 95 सेल्फ फंडेड स्कीम है, परंतु हर महीने नियमित अंशदान जमा होने के बावजूद उसका मासिक रिटर्न बहुत कम है, जिससे दैनिक ज़रूरतें और चिकित्सा व्यय आदि नहीं पूरी हो सकती। वयोवृद्ध लोगों के लिए योजनाओं में धन की लाभ हानि नहीं बल्कि वृद्धावस्था में उनकी भलाई पर ध्यान देना चाहिए। EPFO के फंड में बहुत बड़ी राशि जमा हो रही है और पेंशन देने में बहुत कम व्यय किया जा रहा है। इस तरह से पेंशनरों की दैनिक, मासिक और वार्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको विभाजित कर भुगतान किया जाना चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय हमेशा एक्चुअरीज़ की रिपोर्ट के पीछे पीछे चलता है, जो हमेशा फंड की कमी का रोना रोते रहते हैं, जबकि EPFO की वार्षिक रिपोर्ट में फंड सरप्लस में दिखाया जाता है। इसलिए बुजुर्ग पेंशनरों को शेष जीवन आसान, बोझ रहित और सम्मानजनक जीने देने के लिए तत्काल 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। यह पत्र भेजना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मंत्री भीड़ में झूठे वादे कर बचना भी चाहें तो उन्हें लिखित रूप से रिमाइंड कराकर विषय को जीवंत रखना है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एक और मंत्रियों का घेराव कर अपनी मांगें रख रही है, वहीं दूसरी ओर देश के हर कोने में, चाहे वो कर्नाटक का बेल्लारी, हुबली, विजयपुर हो तो दूसरी कोने में असम में गुवाहाटी हो, गुजरात के भावनगर में ज्ञापन, तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पेंशनरों की गिरफ्तारी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सभा, तो लखनऊ में प्रेस और मीडिया को कवर कर पेंशनरों को संगठित कर अपनी मांगें जोरदार ढंग से उठाई जा रही हैं। पेंशन के संबंध में तत्काल कोई निर्णय न होता देख हताशा और निराशा में कई लोग आक्रोश में कहते हैं, इस सब से क्या होगा जब प्रधानमंत्री से आप मिल चुके हैं, तो क्या चुपचाप घर में बैठे रहने से सब हो जाएगा। 1995 में जब यह EPS 95 योजना लागू की गई थी तो बड़े बड़े विज्ञापन देकर इसकी खूबियां गिनाई गई थी। जब 2008 में इसकी पूंजी वापसी, कम्यूटेशन के प्रावधान को ख़त्म किया गया और महंगाई भत्ते के वार्षिक मूल्यांकन को लागू नहीं किया गया तो कोई विरोध हुआ। 2014 में न्यूनतम पेंशन 3,000 करने के बजाय 1,000 ही की गई और पेंशन का निर्धारण पिछले 12 माह के वेतन के औसत से बढ़ाकर पिछले 60 माह के औसत पर निर्धारण का प्रावधान लागू कर दिया गया, जिससे स्वतः ही सबकी पेंशन कम निर्धारित होने लगी। तब कोई आंदोलन हुआ? कहीं कोई आवाज़ उठी? नहीं ना। अब समय बदल गया है, पेंशनर संगठित हुए हैं और जागरूक हो गए हैं। पेंशन वृद्धि के निर्णय लेने में सरकार भले ही देर कर रही हो, परंतु पेंशनरों के विरुद्ध योजना में कोई भी बदलाव अब सरकार आसानी से नहीं कर पाएगी,
क्योंकि उसे मालूम है देश भर में पेंशनर जागरूक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय आरक्षित कर रखा है। क्या ये सब लोग पोस्टकार्ड अभियान चलाकर मुख्य न्यायाधीश से जल्द निर्णय देने का अनुरोध नहीं कर सकते? इसमें अदालत की कोई अवहेलना भी नहीं है और ना अवमानना है। आप जहाँ भी हों अपने स्तर से प्रयास करिए और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाइए, तभी सरकार जल्दी निर्णय लेने को बाध्य होगी।